पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे महत्त्वाच्या ठिकाणी पोहोचलेले आहेत. थेट जाऊयात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या ठिकाणी दाखल झालेले आहेत. या ठिकाणी मोठ्या संख्येने लोक जमलेली आहेत. थोड्याच वेळात ते जनतेशी संवाद देखील साधणार आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे सध्या पश्चिम बंगालच्या दौऱ्यावरती आहेत. सध्याची दृश्य आपण बघत आहोत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगालच्या दौऱ्यावरती आहेत. हा त्यांचा दौरा महत्त्वाचा मानला जातोय. पश्चिम बंगालच्या हल्दिया या भागामध्ये त्यांचा हा दौरा आहे. त्या ठिकाणी व्यासपीठावरती ते विराजमान झालेले आहेत आणि अनेकांच्या संख्येने लोक या ठिकाणी जमलेली आहेत. थोड्या वेळातच ते जनतेशी संवाद देखील साधतील. निवडणूक प्रचाराच्या दृष्टीने त्यांचं हे पहिलं पाऊल असं म्हटलं जातंय. हल्दियामध्ये ते दाखल झालेले आहेत. या ठिकाणी व्यासपीठावरती ते विराजमान झालेले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा हा पश्चिम बंगालचा दौरा महत्त्वपूर्ण मानला जातोय. या ठिकाणी मोठ्या संख्येने नागरिक दाखल झालेले आहेत. यावेळेस पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नेमकं काय बोलणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर त्यांचा हा दौरा महत्त्वपूर्ण समजला जातोय. या ठिकाणी अनेक नागरिक देखील दाखल झालेले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या ठिकाणी दाखल होणार यासाठी मोठा फौजफाटा देखील तैनात करण्यात आला. सुरक्षेचं या ठिकाणी पालन केलं गेलंय. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे या ठिकाणी स्वागत केलं जात आहे. थोड्या वेळातच ते जनतेशी संवाद साधतील. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा हा दौरा महत्त्वपूर्ण आहे. हल्दिया या ठिकाणी ते दाखल झालेले आहेत. पश्चिम बंगालमधला हा एक भाग आहे आणि या ठिकाणी ते दाखल झालेले आहेत. एकीकडे अमित शहा यांचा सिंधुदुर्गचा दौरा आहे तर दुसरीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे पश्चिम बंगालच्या हल्दिया या भागामध्ये आहेत. या ठिकाणचा दौऱ्यावरती त्या आहेत. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर त्यांचा हा दौरा आहे. थोड्याच वेळात ते जनतेशी संवाद देखील साधतील. पश्चिम बंगालचे अध्यक्ष दिलीप घोष हे सध्या संवाद साधतायत. সেই নতুন ভারতের সংযোজন হিসাবে সোনার বাংলা গড়ার জন্য আগামী নির্বাচনে পশ্চিম বাংলায় বিজেপি সরকার গড়ে তার হাতে আমরা উপঢৌকন দেব। রাজি তো? আমার সঙ্গে আমার অগ্রজ মাননীয় মুকুল पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे सध्या पश्चिम बंगालच्या दौऱ्यावरती आहेत. दिलीप घोष यांनी स्वागत केलेलं आहे. या सगळ्या संदर्भात अधिक बोलण्यासाठी अतुल भातखळकर आपल्यासोबत जोडले गेलेले आहेत. अतुल सर, काय सांगाल? पश्चिम बंगालच्या दौऱ्यावरती आहेत मोदी. तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा हा दौरा आहे. हल्दिया या भागामध्ये ते आहेत. तर अध्यक्ष दिलीप घोष बोलतायत. सध्या ते जनतेशी संवाद साधतायत आणि थोड्या वेळानंतरच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे देखील जनतेशी संवाद साधतील. दिलीप घोष यांच्याकडून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं स्वागत करण्यात आलं. या व्यासपीठावरती अनेक भाजप कार्यकर्ते देखील आहेत. अतुल भातखळकर आपल्यासोबत जोडले गेलेले आहेत.
अतुलजी, काय सांगाल? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा पश्चिम बंगाल या दौऱ्याला महत्व आहे. नाही, खरं तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रत्येक दौऱ्याला महत्व असतं. पण ही वस्तुस्थिती आहे की विधानसभेच्या निवडणुका तिकडे तोंडावर आहेत आणि तृणमूल काँग्रेसला पूर्णपणे गळती लागलेली आहे. कारण जनता ही विटाळलेली आहे, ती विटलेली आहे या तृणमूल काँग्रेसच्या कारभाराला, त्यांच्या दहशतीला. आणि लोक भारतीय जनता पार्टीच्या रूपामध्ये एक मोठा पर्याय पश्चिम बंगालची जनता बघते. की आपण लोकसभेच्या 2019च्या निवडणुकीत आपण पाहिलं की एवढ्या मोठ्या संख्येने खासदार निवडून आले. आणि त्यामुळे मला असं वाटतं की हा उत्साह जो लोकांमध्ये आहे तो नरेंद्र मोदींच्या आजच्या दौऱ्यामुळे, आणि ते ज्या पद्धतीचं सुशासन केंद्रामध्ये गेले 6 वर्षापासून देत आहेत, कोविडच्या संकटावर ज्या पद्धतीने मोदीजींनी मात केली, हे सगळं पाहता, आणि ममता बॅनर्जी केंद्राच्या आयुष्यमान भारत पासून ते किसान सन्मान निधीपर्यंतच्या योजना या पोचू देत नाहीत, त्याचाही लोकांमध्ये राग आहे. आणि या सर्व गोष्टींचा पार्श्वभूमीवर मला वाटतं प्रधानमंत्र्यांचा दौरा अत्यंत महत्वपूर्ण ठरेल. जी अतुलजी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा दौरा महत्वपूर्ण मानला जातोय आणि काँग्रेस आणि जे भाजपचे कार्यकर्ते आहेत त्यांच्यासाठी हे खरं तर उत्साहाची बाब आहे. धन्यवाद, तुम्ही आम्हाला प्रतिक्रिया दिली त्याबद्दल. धन्यवाद. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आता जनतेशी संवाद साधतील. पश्चिम बंगालचा त्यांचा हा दौरा महत्वपूर्ण समजला जातोय. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर या दौऱ्याला महत्व प्राप्त झालेलं आहे. हल्दिया या भागामध्ये ते आहेत सध्या आणि या ठिकाणी भाजप कार्यकर्त्यांमध्ये प्रचंड उत्साह पाहायला मिळतोय. नमस्कार. भारत माता की, भारत माता की. आज हम मां गंगा के एक छोर पर है, लेकिन जो मां गंगा का उद्गम स्थल है वो राज्य उत्तराखंड इस समय आपदा का सामना कर रहा है. एक ग्लेशियर टूटने की वजह से वहां नदी का जलस्तर बढ़ गया. नुकसान की खबरें धीरे धीरे आ रही है. मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र रावत जी, भारत सरकार के गृह मंत्री श्री, एनडीआरएफ के अफसर, उन सबसे निरंतर संपर्क में हूं. वहां पर राहत और बचाव का कार्य पुरजोश करने का प्रयास चल रहा है. लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है. मेडिकल सुविधाओं में कोई कमी न हो, इस पर जोर दिया जा रहा है. वहां 2-1 दिन पहले ही काफी बर्फबारी भी हुई थी. मौसम काफी ठंडा है. लोगों की परेशानी कम से कम करने के लिए सरकार पूरा प्रयास कर रही है. उत्तराखंड में ऐसे परिवार मुश्किल से मिलते हैं जिनका कोई न कोई सदस्य फौज में न हो
यानी वहां के लोगों का हौसला किसी भी आपदा को मात दे सकता है। उत्तराखंड के साहसी लोग के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं, बंगाल प्रार्थना कर रहा है, देश प्रार्थना कर रहा है। আমার প্রিয় মা, বোন, ভাই ও বন্ধুরা, মেদিনীপুরের এই পবিত্র মাটিতে আসতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি। শহীদ মতঙ্গিনী, বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসুর রক্ত রক্তিম হয়েছে এই ভূমি। এই মাটিতে তৈরি হয়েছিল তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার। এই মাটির বীর সন্তান বিদ্যাসাগর মহাশয় বাঙালিকে বর্ণ পরিচয় দিয়েছে। সতীশচন্দ্র সামন্তের হাতে হলদিয়া বন্দর মেদিনীপুরের এমন মাটির গুণে আমি মুগ্ধ। भारत सहित पूरी दुनिया को दिशा दिखाने वाले महान मनुष्यों, संतों, वीरों की पावन धरा बंगाल को मैं सर झुका करके नमन करता हूं। इस साल जब भारत आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है, तो ऐसी प्रेरणा भूमि आना, इस मिट्टी को नमन करना, वो अपने आप में नई प्रेरणा देता है, नई ऊर्जा देता है। पिछली बार मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती पर बंगाल आया था। आज हल्दिया सहित पश्चिम बंगाल के विकास से जुड़ी करीब 5,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास करने के लिए आपके बीच आया हूं। इस कार्यक्रम के बाद सरकार के उस विधिवत कार्यक्रम के लिए मैं जाऊंगा। गैस कनेक्टिविटी और रोड कनेक्टिविटी को सशक्त करने वाली ये योजनाएं यहां सुविधाएं भी बढ़ाएगी और रोजगार के अनेक अवसर भी तैयार करेगी। रानी चक्का आधुनिक फ्लाईओवर, हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स सुविधाओं का विस्तार करेगा, पड़ोसी देशों के साथ व्यापार कारोबार को आसान करेगा। फ्लाईओवर के अलावा गैस और ईंधन से जुड़े 3 बड़े प्रोजेक्ट से भी यहां के उद्योगों को, यहां के नागरिकों को बहुत लाभ होने वाला है। डोभी दुर्गापुर नेचुरल गैस पाइपलाइन अब बनकर के तैयार है। इससे पश्चिम बंगाल के अनेक जिलों में पीएनजी और सीएनजी की सुविधाएं पहुंचाने में
मदद मिलेगी। इससे दुर्गापुर फर्टिलाइजर कारखाने के लिए भी पर्याप्त गैस मिल पाएगी। इसी तरह एलपीजी इंपोर्ट टर्मिनल से पश्चिम बंगाल के अलावा पूरे पूर्वी भारत में एलपीजी गैस और आसानी से मिलेगी। भाइयों और बहनों, पश्चिम बंगाल का विकास और यहां आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण केंद्र सरकार की निरंतर प्राथमिकता रही है। कोलकाता में 8,500 करोड़ रुपए की लागत से मेट्रो प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है। इस बार के बजट में केंद्र सरकार ने इस अभियान को और विस्तार दिया है। केंद्र सरकार इस साल भी हजारों करोड़ रुपए पश्चिम बंगाल में नेशनल हाईवे बनाने में लगाने वाली है। इसके तहत कोलकाता सिलीगुड़ी रोड को भी अपग्रेड किया जाएगा। पश्चिम बंगाल को पंजाब से जोड़ने वाली पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बहुत जल्द बनकर पूरा होने वाला है। इसके अलावा खड़गपुर से विजयवाड़ा के लिए नए फ्रेट कॉरिडोर की भी घोषणा की गई है। पश्चिम बंगाल में रेलवे पर भी पिछले साल की तुलना में 25% से ज्यादा खर्च किया जाएगा। यही नहीं, पूर्व मेदिनीपुर में पेटुआ घाट रेलवे पर भी पिछले साल की तुलना में 25% से ज्यादा खर्च किया जाएगा। यही नहीं, पूर्व मेदिनीपुर में पेटुआ घाट फिशिंग हार्बर को एक हब के रूप में विकसित किया जाएगा। इससे हमारे मछुआरे साथियों को बहुत लाभ होगा। साथियों, इस साल के बजट में चाय बागानों से जुड़े लाखों साथियों पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। इनके लिए 1,000 करोड़ रुपए के पैकेज की व्यवस्था की गई है। इस पैकेज का बहुत बड़ा लाभ पश्चिम बंगाल के चाय बागान से जुड़े साथियों को, विशेष तौर पर हमारी बहनों को मिलेगा। इसमें उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में बहुत मदद मिलेगी। मैं इसके लिए चाय बागान से जुड़े सभी परिवारों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाइयों और बहनों, आज जब मैं पश्चिम बंगाल आया हूं तो एक सवाल पूछना चाहता हूं। साथियों, गुलामी के कालखंड में भी पश्चिम बंगाल देश के सबसे विकसित राज्यों में सर्वोपरि रहा है। यहां हर प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर बाकी देश के मुकाबले बहुत मजबूत था। उस कालखंड में भी यहां रोजगार के, स्वरोजगार के अनेकों अवसर थे। यहां के पोर्ट, समुद्र के रास्ते होने वाला व्यापार, पूरे देश में इसका कोई मुकाबला नहीं था। बंगाल के लोग, यहां के किसान इतने परिश्रमी हैं, यहां की जमीन इतनी उपजाऊ है,
बंगाल से पढ़कर निकले लोगों को जो इज्जत, जो गौरव आज भी मिलता है, उसकी वजह वो एक कालखंड था जब यहां की शिक्षा देश में अव्वल नंबर पर रहती थी। बंगाल के सामर्थ्य ने हमेशा देश को दिशा दिखाई है, देश का मार्गदर्शन किया है। आखिर क्यों बंगाल विकास की अपनी उस रफ्तार को, उस गति को बरकरार नहीं रख पाया? बंगाल पहले से जितना आगे था, अगर बीते दशकों में उसकी वो गति और बड़ी होती तो आज बंगाल कहां से कहां पहुंच गया होगा। अगर मैं हल्दिया पोर्ट सिटी की ही बात करूं तो ये केमिकल, पेट्रोकेमिकल, फर्टिलाइजर, फूड प्रोसेसिंग, पोर्ट्स और शिपिंग जैसे सेक्टर्स का एक प्रकार से हब रहा है। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि अन्य राज्यों के बंदरगाह व्यापार कारोबार के बड़े केंद्र बनते चले और पश्चिम बंगाल पीछे रह गया? साथियों, आज यहां जितने भी उद्योग हैं, जितना भी कारोबार है, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सबके सब बदलाव चाहते हैं, आधुनिकता चाहते हैं। लेकिन आप सोचिए, बीते 10 सालों में यहां की सरकार ने कितनी फैक्ट्रियों का शिलान्यास या उद्घाटन किया? उस बड़े स्टील प्लांट का क्या हुआ जो यहां की अराजक व्यवस्थाओं के कारण शुरू ही नहीं हो सका? साथियों, पश्चिम बंगाल की स्थिति का सबसे बड़ा कारण है यहां की राजनीति। आजादी के बाद जब पश्चिम बंगाल के विकास को नई दिशा देने की जरूरत थी, तब यहां विकास वाली राजनीति नहीं हो पाई। पहले कांग्रेस ने शासन किया तो भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा, फिर लेफ्ट का शासन लंबे समय तक रहा। उन्होंने भ्रष्टाचार के साथ साथ अत्याचार को जोड़ दिया और दोनों की तरफ आगे बढ़े और विकास पर उन्होंने ब्रेक लगा दिया। 2011 में पूरे देश की नजरें बंगाल पर थी। लेफ्ट की हिंसा और भ्रष्टाचार का जर्जर किला ढहने की कगार पर था। उस समय ममता दीदी ने बंगाल से परिवर्तन का वादा किया। उनके इस वादे ने पूरे देश का ध्यान खींचा। लोगों ने भरोसा किया। बंगाल ममता की आस लेके जी रहा था, लेकिन 10 साल उसे निर्ममता मिली, निर्ममता मिली। ममता की अपेक्षा थी, निर्ममता का शिकार हो गया। लेकिन ममता सरकार के पहले साल में ही ये साफ हो गया कि बंगाल को जो मिला है वो परिवर्तन नहीं, ये तो लेफ्ट का पुनर्जीवन है, और वो भी ब्याज समेत, सूद समेत। लेफ्ट का पुनर्जीवन यानी भ्रष्टाचार का पुनर्जीवन, अपराध और अपराधियों का पुनर्जीवन, हिंसा का पुनर्जीवन।